नमस्कार, मैं हूं जगविंदर पटियाल। आपसे 2 दिन बाद मुलाकात हो रही है। घर गया था मैं, परिवार से बातचीत की, उनसे बताया कि एक हफ्ते में हमने क्या कुछ किया। लेकिन जब भी मैं अपने परिवार से बात करता था, पता नहीं क्यों बार बार जो है वो मणिपुर की घटनाओं का जिक्र बीच में आता था। हिंसा की चपेट में आए परिवारों का ख्याल बार बार आता था। उनको अपनों से जुदा हुए बहुत टाइम हो चुका है, 2-2 महीने हो चुके हैं। ये भी पता नहीं है कि अपना कोई वापस आएगा नहीं आएगा। ये तमाम चीज़ें हम अपने घर परिवार में भी 2 दिन करते रहे कि वहाँ हो क्यों रहा है, किस तरह से ऐसे हालात बने और कैसी होगी उन लोगों की ज़िंदगी जिनको यही नहीं पता कि जो मेरा घर परिवार का आदमी गया था वापस वो आएगा या नहीं आएगा। सिग्नेचर स्टोरी में आज बात मणिपुर की हिंसा से ही शुरू होगी। वहाँ पर जो जुल्म हुआ है उसकी दास्तां सुने बगैर हम आगे कैसे बढ़ सकते हैं। पूरा देश पूछ रहा है इन जख्मों पर मरहम कैसे लगेगा। आज सवाल उन सरकारों से भी होगा जिनकी पुलिस सियासत के तराजू में महिला सुरक्षा के मुद्दे पर हमेशा ढीली पड़ जाती है। मणिपुर से राजस्थान और बिहार से लेकर बंगाल तक महिलाओं की क्या सुरक्षा, इसकी आज हमने पूरी पड़ताल की, क्योंकि मसला महिलाओं को सुरक्षित रखना है हमारा। रूस यूक्रेन वॉर में एक नया मसला, एक नया पेच बीच में फंस गया है। देश के नौजवान इसमें पिस रहे हैं। वहां दोनों में लड़ाई चल रही है। इंडिया में क्या हुआ है? इंडिया में यह हुआ है कि वहां जो डॉक्टरी करने के लिए लोग गए थे उनके सपनों पर एक तरह से पानी पड़ता दिख रहा है। कौन आड़े आ रहा है उनके सपनों के, उनके डॉक्टर बनने के? आज एक्सक्लूसिव में इसकी चर्चा करेंगे। 10 महीनों में 8 चीतों की मौत की खबर मैंने आपको दिखाई थी। मैंने कहा था ना, ये आपका टाइम है और मैं छोड़ूंगा नहीं, हर चीज भूलने नहीं दूंगा। याद है ना वो मौत का पट्टा? वो पूरी डिटेल बताई थी मैंने कि किस तरह उनको मौत के पट्टे से जो है हमारी साख पे बट्टा लग रहा है, वो पट्टा कैसे उतारा गया आज ये बताऊंगा मैं आपको, भूलिएगा मत। वक्त सिग्नेचर स्टोरी का है। 80 दिन हो गए, मतलब तकरीबन 2 महीने होने वाले हैं। कई तो ये भी नहीं जानते हैं कि इन 80 दिनों में उनके जो परिवार वाले गए हैं वो लौटेंगे या नहीं। बात मणिपुर की कर रहा हूं मैं। फिर भी आंखों में उम्मीद है, इंतजार है। 2 समुदाय, अनेक परिवार जो आपस में लड़ रहे हैं, पता नहीं कितने परिवार हैं, समुदाय 2 हैं। उनके साथ जो कुछ हो रहा है वहां पर, वो जब भी मैं सुनता हूं, जितनी बार भी मैं देखता हूं, बहुत तकलीफ होती है। और खासकर महिलाओं की सुरक्षा को लेकर, क्योंकि इतना सुरक्षित बनता जा रहा है मेरा देश। मणिपुर में ही नहीं, बिहार में, राजस्थान में, इन तमाम जगहों पर महिलाओं के अपमान की खबरें सुन रहा हूं। पर पहले आज मणिपुर की बात करेंगे, फिर ये सारी तफ्तीश करेंगे कि और किन किन राज्यों में महिलाओं को लेकर अपराध हो रहे हैं और उस अपराध पर पुलिस संगीन या संजीदा क्यों नहीं है। वो लोग ऐसा क्यों कर रहा है? पूरा घर जला दिया और पति भी लॉस है। अब मैं कैसे जीऊंगा? मेरा छोटा बच्चा जो है रोज पूछता है, मम्मी पापा कब आएगा, पापा कब आएगा? मैं क्या जवाब दूं उसको? इन आंसुओं का हिसाब कौन देगा? इस बेहिसाब दर्द की दवा किसके पास है? 80 दिन हो गए, पति घर नहीं लौटा। वो किस हाल में है, जिंदा है भी या नहीं, कोई नहीं बताता। थोंगाम रंजीता चुरचांदपुर के तोरबुंग की रहने वाली है। मणिपुर की हिंसा में घर बचा नहीं, साथ ही रिश्तों का आशियाना भी जलकर खाक हो गया। 3 मई की शाम को क्या हुआ ये बताते हुए रंजीता डर जाती है, लेकिन हमारी तो सुनकर रूह कांप गई। शाम के टाइम में 5:30 ऐसा होगा। हम लोग घर से निकलने की कोशिश कर रहा था, तो रोड में जो कुकी लोग रेले से आया था, तो हम लोग को पत्थर मारने का भी करता है। फिर हम लोग फिर से घर में घुस गया। फिर उन लोग का जाने के टाइम देखकर ना हम लोग बाहर निकला, तो हम लोग ऐसे जोर जोर से दौड़ के आया। फिर हम लोग की बस्ती में एक टेम्पल है हम लोग का पूजा करने का, वहीं पे हम लोग आया। वो लोग गन चलाता है। स्याह सन्नाटे को गोलियों की तड़तड़ाहट चीर रही थी। हवा में बारूद की गंध थी। इसी फायरिंग लाइन के बीच से थोगाम और उसके परिवार को बचना था। किसी तरह रात गुजरी,
सुबह चारों तरफ बर्बादी और विनाश के निशान थे। कोई सहारा बचा था तो सिर्फ रिश्तेदार या फिर रिलीफ कैंप। कुछ वक्त इसी उधेड़बुन में गुजरा। 11 मई आ गई। थोगाम के पति घर से चावल लेने के लिए निकले। 2 महीने गुजर गए, अब तक लौट कर नहीं आए। 3 दिन ऐसे हम लोग साथ में रहे। फिर 11 का मॉर्निंग में उसने बोला सब जला दिया, फिर भी हम लोग का राइस थोड़ा रह गया बोला। फिर वो लोग चला गया। मेरे दीदी की जो हस्बैंड है ना, उस भी था साथ में। उसके बाद वो लोग अंदर में घुस गया और चावल लेने के लिए। मेरे दीदी का पति जो ना, वो बाहर में था, तो उसने बोला शाम निकलो, वो कुकी मिलिट्री लोग आया है बोला। तो उसने बोला भैया तुम लोग जाओ, मैं आती हूँ बोला। तो हमारा भैया जो था वो निकल गया। उसके बाद कुकी मिलिट्री लोग आके उसको, उन लोगों को पूरा राउंड करवा के रखा। हिंसा का ये हॉरर थोंगाम को सोने नहीं देता, लेकिन जो दर्द सीने में दबा था हमारे कैमरे के सामने खुलकर बयां किया। थोंगाम का दावा है कि उन्होंने सिक्योरिटी फोर्सेस की मदद मांगी। बीएसएफ वाले स्पॉट पर पहुंचे भी। इसी बीच उसके भाई पर भी हमला हो गया। चांगपुरों से 2 गाड़ी आया, फिर मेरे भाई को ऐसे चाकू वगैरह मारा। इधर में फोन आया, मेरे फोन में क्या तुम्हारा हस्बैंड कितने हुआ ऐसे बोल के ना, मैं तो पूरा उसने मदद नहीं किया। उन ऐसे लोग ने, अगर उन्होंने भी मदद किया तो आज मेरा पति मेरा साथ होता। अब मैं कैसे जीऊंगा? मेरे 2 बच्चे के साथ में कुछ भी नहीं कर सकता। मैं रोज पूछता है मेरा छोटा बच्चा, मम्मी हम लोग के पापा कब आएगा, ऐसे बोल के ना। आप लोग मेरा मदद कीजिए मेरे हस्बैंड को। अभी तक उसका पता नहीं चला वो जिंदा है कि लाइफ है। थोंगाम की जिंदगी उस नाव जैसी है जो मझधार में फंसी है और पतवार गायब है। एक हाथ में पति की तस्वीर है तो दूसरे में एफआईआर की कॉपी और वो दस्तावेज जो जुर्म के गवाह हैं। हर चौखट पर फरियाद लगाती है, पर सुनने वाला सिस्टम बहरा है। हिंसा की ऐसी हजारों हकीकत है मणिपुर में। थोंगाम के बाद मुलाकात हुई साइकॉम रॉकी से। सेना से रिटायर हुए हैं। बेटा गांव वालों को बचाते हुए हिंसा की बलि चढ़ गया। बेटे पर नाज है और फक्र भी, लेकिन गम है तो उस हथियार का जिससे निकली गोली ने बेटे का सीना चीर दिया। रॉकी का दावा है कि वो हथियार सरकारी था। दुखी इस बात का है कि मेरा बेटा को ऊपर में जो गोली लगा है, जो इंसास एलएनजी की तरफ से लगा हुआ है, ये मणिपुर में जो परमानेंट जो सिक्योरिटी फोर्सेज बैठा है असम राइफल, जो असम राइफल ने उसी दिन एक कंपनी दे दनादन ये लोग ने फायरिंग किया विलेज का ऊपर में जो कुकी मिलिटेंट के साथ। इसी से पता चला है कि जो असम राइफल जो है कुकी लोग को साथ मदद करके मणिपुरी लोग के साथ ऊपर में फायरिंग चल रहा है। उसी कारण में मेरा बेटा जो है शहीद हो गया। साइकॉम वही कह रहे हैं जो 2 दिन पहले हमने कहा। मणिपुर में सरकारी हथियार उपद्रवियों के हाथ तक पहुंचे कैसे? एलएमजी और इंसास नॉर्मली सिक्योरिटी फोर्सेज यूज करती हैं, जिसका जिक्र अभी आप सुन रहे थे कि रॉकी कर रहे थे कि गोली उसकी लगी है। पोस्टमार्टम में पता लग जाता है आजकल तो। लेकिन सवाल यह है कि ये किसी और देश के लोग नहीं हैं जो मणिपुर में जिनके ऊपर अत्याचार हो रहा है। कोई भी समुदाय हो, ये अपने ही लोग हैं, हिंदुस्तान नहीं है। शान से तिरंगा उठाते हैं। किसी ने सेना भी नौकरी की है, कोई सरकारी नौकरी करता है, हमारे देश में रहते हैं, सब अपने ही लोग हैं। लेकिन जब जुल्म होता है, ज्यादती होती है, तो फिर इन्हें कानूनी मदद क्यों नहीं मिलती? कानूनी मदद लेना तो इनका हक है। मगर अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि ऐसा हुआ नहीं, इन लोगों को मदद मिली नहीं। आप इनकी लाचारी देख रहे थे, महिला को थोंगाम को देखा आपने किस तरह से फूट फूट कर रो रही थी। 2.5 महीने मणिपुर जलता रहा, राज्य सरकार ने हाथ खड़े कर दिए। लॉ एंड ऑर्डर स्टेट सब्जेक्ट होता है, फिर भी किसी की जिम्मेदारी क्यों तय नहीं की गई? कुछ गड़बड़ होता है तो जिम्मेदारी तो तय होनी चाहिए ना, कि किसकी वजह से हुआ, किसने एक्ट नहीं किया।
क्यों लोगों को ये मुसीबत झेलनी पड़ी। सीएम साहब कहते हैं एक्शन हो रहा है, लोग पकड़े भी जा रहे हैं, जो घटनाएं हुई, जो महिलाओं का अपमान हुआ, पकड़े जा रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं सीएम साहब, कानून के रखवालों पर क्या कार्रवाई हुई? जिन्होंने कानून की नजरों के सामने कानून की धज्जियां उड़ते देखा, अपमान होते देखे, हत्याएं होती देखी, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई? उन पर अगर कार्रवाई नहीं करेंगे तो इस तरह की घटनाएं नहीं रुकेंगी। सिर्फ ये बताना मकसद है। मैंने 4 मई का वो वीडियो देखा था जिसमें महिलाओं के अपमान की और उनकी नज़रों के सामने उनके पारिवारिक सदस्यों की, बचाव में आए लोगों की हत्याओं का पूरा जिक्र था, जिनके परिवार के लोगों को उनके सामने मारा गया, जिन महिलाओं का अपमान हुआ, गैंगरेप हुआ, वो हत्याएं देख रही थी होती। आप सोचिए कि इतने बड़े 2 जिंदा जी, कोई भी आदमी इतना बड़ा जख्म किस तरह से देख सकता है? उनकी बात सुन के, जब मैंने सूबेदार साहब से आज बात की, मैं कहता हूँ रोना आ जाता है उनकी बात सुन के। पुलिस वाला ने यही हाँ मदद करूंगा लेकिन कुछ मदद नहीं किया। वो गाड़ी से ये लोग, फिर उस आदमी ने गाड़ी से उतर दिया खींच कर, और वहां पे ये लोग कपड़ा उतरने लगे रास्ता पर, और इनका कपड़े जो है रास्ता में फेंक दिया, और रास्ते का बगल में खेती था वहां पर नंगा करके इनको घेर लिया है। 21 साल का जो लड़की है उसका सदाबाई ने, जो आदमी लोग ने इनका दीदी का ऊपर जो बलात्कार शुरू किया था, उसको बचाने के लिए नजदीक में गया तो उसको भी जान से मार दिया, और उनका पिताजी को भी जान से मार दिया है। मेरा बीबी को भी एक आदमी ने जो कोई पुराना फौजी कपड़ा उसको पहने दिया है, नंगा बैठा हुआ देख के, उसको फिर उस आदमी ने, ये जो ट्राइबल आदमी कहाँ से आ गई, कहा किसने कपड़ा दिया है, फिर उतरने लगा दिया, और ये लोग फिर अगर रास्ता से जो फेंका हुआ उतरा हुआ कपड़ा को फिर पहना, और ये बाप बेटा जो लाश पड़ी है उसका लड़की ने इनका निकट में जाने के लिए कोशिश की, और रो रो करके बोला है आप लोग यहाँ से भाग के जाओ, मरना नहीं चाहता है तो आप लोग यहाँ से भाग के जाओ। सूबेदार साहब से मेरी तकरीबन 25 मिनट तक बात हुई। उनका कहना था कि हिंसा भी खत्म नहीं हुई है, तनाव बरकरार है। सैकड़ों गांव जलकर खाक हो चुके हैं, जानवर, खेत, खलियान सब बर्बाद कर दिए गए, घरों को चुन चुन कर जलाया गया, मगर पुलिस देखती रही। सूबेदार साहब कहते हैं जब 4 मई को भीड़ हमारे घर की तरफ आ गई तो पुलिस मौजूद थी, उन्होंने ही पुलिस को फोन किया था। पुलिस वालों के पास हथियार भी थे, वो चाहते तो गोली चलाकर उनके परिवार की महिलाओं का अपमान होने से बचा सकते थे, पिता और बेटे का कत्ल होने से रोक सकते थे, लेकिन वादा करके भी पुलिस वालों ने ऐसा किया नहीं, इनकी मदद की नहीं। इन्होंने ही बुलाया, पुलिस वालों ने उनकी मदद की नहीं, खड़े देखते रहे, हाथ पैर भी जोड़े इन्होंने कि मैं फौज में रहा हूँ, काफ़ी टाइम हो गया, हर तरह की सिचुएशन को देखा है मैंने, मगर कोई टच से मस नहीं हुआ। ये किसी परिवार के आदमी को बचा नहीं पाए। ना ये कहते हैं कि मैं फौजी होने के बावजूद अपने घर की महिलाओं की आबरू बचा पाया, ना अपना घर बचा पाया, मैं कुछ नहीं बचा पाया। मैंने सोचा नहीं था कभी ऐसे होगा, कभी देखा भी नहीं ऐसी घटना। और हमारा फौजी का सिखलाई है, और कि कोई भी जंग और युद्ध में जाता है तो ऊपर वाला जो अधिकार साहब में बताता है कि जो युद्ध जंग में किसी धर्म, हिंदू, क्रिश्चियन, मुस्लिम और सिख, बुद्धिज्म, मान लीजिए मंदिर है, चर्च है, मस्जिद है, गुरुद्वारा है, गुम्फा है, सब धर्म स्थान को इज्जत करना चाहिए। और युद्ध में महिलाओं के ऊपर कोई नाजायज फायदा नहीं उठाना चाहिए, कोई इज्जत पर हाथ डालना नहीं चाहिए, किसी का संपत्ति में लालच नहीं होना चाहिए। यही एक फौजी का सिखलाई है। मैं इतना दुखी हूं कि मैंने इतना साल नौकरी किया है, अपना घर आने के बाद अपना गांव, अपना परिवार, अपना संपत्ति
अपना बीबी रक्षा नहीं कर पाया। यही इतना कहना चाहता हूँ और कुछ। फौज में जो कुछ सिखाया गया था ना कि ये नहीं करना है युद्ध की स्थिति में, वही सूबेदार साहब के साथ हुआ। सूबेदार साहब ने कारगिल में भी पार्टिसिपेट किया था, कारगिल वॉर में भी, और ये श्रीलंका भी गए थे। तो आप सोचिए कि वो आदमी अंदर से कितना टूटा हुआ था, कितना दुख बता रहा था। सूबेदार साहब की बात सुनने के बाद लगा कि सत्य के लिए सिस्टम को निष्पक्ष होना पड़ेगा। अगर हमें किसी को जस्टिस करना है तो हमें निष्पक्ष होना पड़ेगा, अपनी अंतरात्मा को जगाना पड़ेगा। वर्दी का फर्ज और असर क्यों गुम हो गया मणिपुर में? मणिपुर में वो दिख क्यों नहीं रहा? मेरा सवाल बार बार यही है, वो कहाँ गायब है? वर्दी का डर क्यों नहीं है? पुलिस वालों को कानून को अमल में लाने के लिए सोचना क्यों पड़ रहा है? क्यों डर लग रहा है उनको? इस पर हम पहरा देते रहेंगे और सच आप तक आएगा। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि सच आप तक लाकर रहेंगे और इस पर हम अडिग हैं। हमारी रिपोर्टर निधि श्री 3 दिन से मणिपुर में ही हैं और दोनों पक्षों से लगातार बात कर रही हैं, यानी मैताई भी और कुकी भी, जिन दोनों समुदायों का झगड़ा चल रहा है उनसे बात कर रही हैं। उनकी कहानी हम तक भी पहुंचा रही है। हमारे पास नए ऑडियो आए हैं, नए बंकर हैं। बंकर सुन के आपको शब्द हैरान लगा होगा कि ये तो आर्मी का काम है, कहाँ बंकर का जिक्र करने लगा। इन्वेस्टिगेशन भी ये सारी नहीं है, नए सच है, नए खुलासे हैं। हथियार हो सकता है सरकारी भी हो, लेकिन इन्हें पकड़ने वाले जो हाथ हैं ना, वो उपद्रवियों के हैं, जो एक दूसरे की जान के दुश्मन बने हैं। पर मेरा सवाल फिर वही है कि सरकारी हथियार इनके हाथ में गए कैसे? उनके लिए जो जिम्मेदार लोग हैं, आज तक उनके खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं होती? क्या तमाशा बना रखा है? मणिपुर में ये बैरक बनाए गए हैं अलग अलग जगहों पर, क्योंकि एक समुदाय के लोग दूसरे समुदाय से अपनी हिफाजत करने के लिए इसी तरह के बंकर्स में रह रहे हैं। और अब जो मेरे हाथ में आप वायरलेस देख रहे हैं, इसी वायरलेस से बातचीत की जाती है। क्यों बातचीत की जाती है? एक्सक्लूसिव रिपोर्ट मैं आपको दिखाने जा रही हूँ। तस्वीरें ध्यान से देखिएगा। सड़क के इस पार मैं आपको जो तस्वीर दिखा रही हूँ, यहाँ पर जखीरा है, बंदूक, गोलियां आपको नजर आएंगी और कई रोल्स आपको नजर आएंगे। और ये युवा हैं, एक समुदाय के युवा हैं, जिन्होंने शांति की अपील करने के लिए हिंसा का रुख अख्तियार किया है, यानी हाथ में बंदूक उठाया है, क्योंकि इनके मुताबिक इनको अपनी समाज के लोगों की हिफाजत करनी है, उनकी रक्षा करनी है। और यही वजह है कि ये युवा इसी तरीके के बंकर में रह रहे हैं पिछले कई महीनों से, अपने आप को बचाने के लिए, अपने समाज को बचाने के लिए, अपने परिवार को बचाने के लिए। लेकिन इनके हाथ में बंदूक और उस बंदूक से गोलियां बरसती है। ये बंदूक आप लोगों ने कब से उठाया हुआ है? हम लोग ने ये बंदूक तब उठाया था कि वो ये लड़ाई हुआ था 3 मई को। उससे हम लोग ये बंदूक उठाना पड़ता है, क्योंकि तो हम लोग गांव को सुरक्षित में रहने का है। और हम लोग भी थोड़ी उसको हमारा गांव को जलाने देगा। ये हमारा पड़ोसी गांव है, ये भी सब जला दिया था उन लोग ने। और रिसेंटली कल रात में भी ये हमारा ट्राइबल का स्कूल एक है, CTS स्कूल, वो भी मैतेई। नफरत दोनों तरफ है। अलगाव इतना है कि दोनों समुदाय एक दूसरे के साथ, जो पहले इकट्ठे रहते थे, अब एक दूसरे को फूटी आंख नहीं सुहाते, एक दूसरे की शक्ल देखना नहीं चाहते। मैताई हो या कुकी, दोनों चाहते हैं कि अब सरकार उनके लिए कोई नई ज़मीन तैयार करे, नई ज़मीन का इंतज़ाम करे। नफरत की आंधी में भाईचारा लुट गया। और ये दोनों तरफ अब जब इन लोगों से बात कर रही है ना हमारी रिपोर्टर, हम वहाँ बात करते हैं, ये साफ दिखाई देता है कोई एक दूसरे के प्रति लगाव, एक दूसरे के प्रति प्यार है ही नहीं, सिर्फ नफरत और नफरत है। इस पूरे गांव में यहाँ पर आपको वीरान तस्वीरें नज़र आएंगी, सब कुछ खाली है और जो दिख रहा है वो सिर्फ बंकर, बंकर और बंकर। एक बंकर आपको सामने नज़र आएगा, एक बंकर ठीक उस किनारे, अगर मैं आपको दिखा सकूँ सैंडबैग्स के साथ, तो वो बंकर आपको नज़र आएगा। एक छोटा सा बंकर इधर भी बनाया गया था और ये भी आपको बंकर ही नज़र आएगा, जो उसको एक किनारे में ढक दिया गया है। इसी तरीके के बंकर गाँव में नज़र आ रहे हैं, दिखाई दे रहा है। बंकर बनाने वाले वो लोग हैं जिनको लगता है कि गांव की हिफाजत करना, गांव की रक्षा करना ज़रूरी हो गया है, तो सबने इसी तरीके से बंकर बना लिए। ये जो बैरल गन है, सिंगल बैरल है, डबल बैरल है? डबल बैरल। हाँ। तो ये आप लोग रखते हैं क्यों? ये अपना सिक्योरिटी के लिए। सिक्योरिटी के लिए। हाँ। ये कब से थाम लिया है आप लोगों ने?
ये 3 तारीख से शुरू हुआ है, तब तक अभी तक है। तब से है। हाँ, मई 3 को शुरू हुआ था। कितनी बार इस्तेमाल किया है इसका? ये गोली अंधाधुंध फायरिंग तो बहुत हुआ है, इनको यहाँ से भगाने में बहुत सहायता दिया हुआ है ये बंदूक की वजह से। अच्छा। और इनके पास AK-47 और M16 वगैरह बाहर से जो बर्मी से आया हुआ बंदूक है उनके पास, हमारे पास यही हाँ। कारतूस बचा हुआ है। देखिए, मुझे लगता है कि 2, 3, 4 चीज़ें करने की तुरंत ज़रूरत है। नंबर 1, ये सरकारी हथियार बिल्कुल नहीं जाने चाहिए, और जो भी लोग ये सरकारी हथियार इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे वो उपद्रवी हों, किसी भी समुदाय के हों, तुरंत छीनने चाहिए। जिन पुलिस वालों के ये हथियार गायब हुए हैं, या आर्मी के जो भी हथियार गायब हैं, या सेंट्रल फोर्सेस के गायब हैं, उन लोगों के खिलाफ मुकदमे दर्ज भी हुए होंगे, उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। तीसरा ये है कि अगर कानून व्यवस्था को लेकर कोई भी आदमी ढील बरतता है, चाहे वो दरोगा है, चाहे वो SP है, चाहे वो DSP है, कोई भी है, उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए। सीधे 2-4 आदमी अंदर कीजिए, ये हिंसा अपने आप रुक जाएगी। और अगर लोगों ने सारा कायदा कानून अपने ही हाथ में लेना है और अपनी हिफाजत आप करनी है, खुद अपने फैसले खुद करने हैं, तो फिर ये सिस्टम की क्या ज़रूरत है? फिर तो हम ये कहेंगे अंधेर नगरी चौपट राजा, कोई भी आके कुछ भी कर जाए। अब खड़े होके ये हिंसा हमें रोकनी है, और महिलाओं का अपमान बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। बच्चे क्यों अपने पिता के बिना तड़पते रहें, इसके लिए कंक्रीट प्लान होना चाहिए। नफरत की जिस आंधी में दोनों समुदाय जल रहे हैं, ये किसी बड़ी मुसीबत या बड़े विभाजन को जन्म दे सकते हैं। ये मुझे ऐसा आभास हो रहा है, हो सकता है मैं गलत भी हूँ। मुझे डर इस बात का है कि दूसरी जगहों पर भी जहाँ अलग अलग समुदाय रहते हैं, वहाँ कोई ना कोई छोटा मोटा क्लैश आपस में रहता है, और वो टकरावना शुरू हो जाए। पब्लिक इंटरेस्ट में हम राजधर्म निभा रहे हैं एक तरह से, कि सच्चाई आपके सामने ला रहे हैं। मुझे लगता है इस पर सरकारी तंत्र को भी खरा उतरना होगा, और सख्ती से काम लीजिए, सब ठीक हो जाएगा। फिर मसला अगर महिलाओं का होना या फिर बच्चों का हो, या तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट मुझे लगता है राष्ट्रीय सुरक्षा से जड़ा हुआ हो, तो कम से कम मैं तो चुप रह नहीं सकता, और मुझे लगता है कि किसी भी देशवासी को चुप नहीं रहना चाहिए। मणिपुर में जो हुआ वो वाकई हैरान करने वाला है। अब अचानक महिलाओं की सुरक्षा में कमी कैसे आ गई? हमें ये लगा कि ये मणिपुर में ही हो रहा है, बाकी जगह भी हुआ है। ऐसा एक दिन में तो हो नहीं जाता कि जी महिलाओं को ये दिक्कत होगी, ऐसे होगी। इसके लिए जो है वो गुंडे मवाली जो ये सब होते हैं, और जो सरकारी सिस्टम का ढीलापन का रवैया होता है, इसमें टाइम लगता है। देश में महिलाओं की सुरक्षा आज एक बड़ा मुद्दा बनती जा रही है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो जो है, NCRB जिसे हम कहते हैं, उसके आंकड़ों पर गौर करते हैं। हमने भी इसीलिए की कि बाकी राज्यों में क्या चल रहा है। 2021 में महिलाओं के खिलाफ जो अपराध थे वो कुल 4,28,278 केस दर्ज हुए। गौर किया ना आपने? अब हमने 2020 का देखा, कंपैरिजन किया 20 और 21 का, तो यही फिगर 2020 में 3,71,503 केस थी। यानी आप देखिए 3 लाख वाला आंकड़ा जो है वो कितनी बड़ी संख्या में ऊपर पहुंच गया जाकर। तो यानी हम ये बता रहे हैं आपको कि 21 में बढ़ गए थे। देश में बाकी जगह महिला अपराध की क्या सिचुएशन है? अब भाई एक जगह की पड़ताल कर लेंगे, 2 की कर लेंगे तो हम पे भी इल्जाम लगते हैं, जितने मुंह उतनी बातें। तो हमने कहा यार 4-6 राज्यों की पड़ताल कीजिए और देखिए कि किस किस तरह के केस पिछले दिनों में महिला अपराध को लेकर आए हैं। इसकी पड़ताल करना बनता भी था। अब राजस्थान की खबर सुन लीजिए आप। उसे देखकर आपको भी लगेगा, मुझे भी लगा कि महिला सुरक्षा को लेकर सभी राज्यों को और ज्यादा संजीदा होने की जरूरत है, और अगर कानून हाथ में लेने वालों पर हम सख्त कार्रवाई नहीं करेंगे ना, तो इसका फिर कोई मतलब नहीं रह जाता है। सख्ती से काम लेंगे तभी चोर उचक्के गुंडे मवाली ठीक होंगे। कायदे कानून में इसका प्रावधान है। बेटी को खोने का दर्द क्या होता है, कोई इस परिवार से पूछे। आंखें पथरा चुकी हैं, आंसू सूख गए हैं। बेटी के साथ जो बर्बरता हुई उसकी जंग परिवार लड़ रहा है। इंसाफ के लिए इंकलाब का नारा भी बुलंद हो रहा है। परिवार गमगीन है। इस घर की चौखट पर अचानक नेताओं के कदमों की आहट बढ़ गई है। कुछ धरने पर भी बैठ गए। उनको विरोध में ये करना जरूरी लगा। जो कुछ भी हुआ वो कलेजा कंपाने वाला है।
करौली का नदौती थाना, हिंडौन सिटी के इसी गांव में एक बेटी अगवा हुई। गैंगरेप के बाद उसके चेहरे पर तेजाब फेंका गया। दरिंदों को इससे भी तसल्ली न मिली तो हत्या कर उसकी लाश को कुएं में फेंक दिया। हमको ये चाहते मुझे चाहिए, सरल सजा मिलनी चाहिए। इतना क्रूर अपराध करने वालों पर कोई एक्शन नहीं हुआ तो नेताजी एक्शन में आ गए। धरने पर बैठ गए, इंसाफ की बातें होने लगी, प्रशासन की ईंट से ईंट बजाने के लिए रणनीति बनने लगी। तो इतने गंभीरतम मामले में अभी तक एक भी व्यक्ति को नहीं पकड़ा। मेडिकल जो हुआ है इसमें पक्षपात हुआ रात को। जब तक अपराधी पकड़े नहीं जाएंगे तब तक हम यहाँ से हटने वाले हैं। वारदात संगीन है और पुलिस पर लापरवाही बरतने का इल्जाम। मुद्दे पर राजनीति गर्म हो चुकी है। पीड़ित लड़की को इंसाफ दिलाने नेताओं की फौज आदम की। जुलूस निकल रहे हैं, गहलोत सरकार को कोसा जा रहा है, नारेबाजी हो रही है। महिला अपराध को लेकर पुलिस निकम्मी क्यों साबित हो रही है? पूरे देश में कई जगह ऐसा हो रहा है। वजह क्या है? इसकी पड़ताल करना बनता है। मृतका है और आरोपी की आपस में पूर्व में जान पहचान थी, ये जानते थे एक दूसरे को, और ये दोनों इस जो मृतका है आरोपी के साथ घर से गई है। उसके बाद अपने पिता के एक मकान पे लेके गया। घर वालों ने रिश्ता भी कहीं और किया था जिससे वो खुश नहीं थी, और संभवतः इसी बात को लेके इनका कहीं विवाद हुआ है और इसी के चलते इसकी हत्या। इसके जो पिताजी हैं लड़के के, जो गोलू मीना के पिताजी को भी डिटेन किया है, और ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं इस पूरे जो घटनाक्रम है हत्या का, इसमें इसने अपने बेटे की मदद की। इन्वेस्टिगेशन करने के लिए ही तो नौकरी पर रखा गया है आपको, लेकिन जांच उस रफ्तार और उसी अंदाज में होती है जैसे अपराध और अपराधी होते हैं। आपकी जांच से तो यही लगता है कि ना तो ये अपराध आपको हिलाकर गया और ना ही अपराधियों की हरकत पर आपको कोई हैरानी है। ये राजस्थान था, चलिए बिहार लेके चलते हैं। बिहार से तो और भी डरावनी खबर आई है जो महिला सुरक्षा पर और ज्यादा सवाल उठाती है। मुट्ठी भर लोगों ने महिला और उसके एक साथी को बंधक बनाया। कमरे में दोनों के कपड़े उतारे गए, दोनों को बेरहमी से पीटा गया और पुलिस की नींद तब टूटी जब दरिंदगी का वीडियो सारी दुनिया में वायरल हो गया। बेगूसराय में इंसानियत को शर्मसार कैसे किया गया, पहले इसकी हकीकत दिखा देते हैं और फिर सोचिए कि समाज में ये सब हो क्या रहा है। कमरा बंद है और अंदर घुप अंधेरा। कमरे में अचानक हलचल के बाद मोबाइल फोन का कैमरा ऑन हुआ और फिर क्रूरता की इंतहा हो गई। तस्वीरें धुंधली हैं क्योंकि इन्हें दिखाया नहीं जा सकता। महिला को पीटा जा रहा है, कपड़े फाड़े जा रहे हैं, सबके सामने जलील किया जा रहा है। इंसानियत को शर्मसार करने वाला ये 120 सेकंड का वीडियो बिहार के बेगूसराय का है। तेगरा थाने के पखटौल गांव में गांव वालों ने म्यूजिक टीचर और लड़की को बंधक बनाकर टॉर्चर किया। जो वीडियो वायरल हुआ था टेंगड़ा थाना अंतर्गत एक गांव का था, तो इस पे तुरंत कार्रवाई करते हुए पुलिस ने, जो इसमें मुख्य अभियुक्त है वीडियो में दिख रहा है, किशन कुमार चौरसिया, उसको पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। और पीड़िता के फर्द बयान के आधार पर इसमें 4 लोगों पे नामजद प्राथमिकी दर्ज की गई है। और प्राथमिकी में पॉक्सो की धाराएं, SC/ST एक्ट की धाराएं, रेप की धाराएं और अन्य सुसंगत धाराएं इसमें शामिल की गई। SP साहब फुल एक्शन में है, लेकिन वीडियो मोबाइल फोन पर घूमने के बाद कायदे से इस तरह की घटनाएं पुलिस से छिपी नहीं रहती, लेकिन कोशिश उन्हें सरकारी रजिस्टर में दर्ज न करने की होती है। पुलिस को ऐसा नहीं करना चाहिए। जो काम वीडियो दुनिया जहान में घूमने के बाद पुलिस करती है, वो ऐसी घटनाओं के तुरंत बाद और सख्ती से जरूर होना चाहिए। मेरी राज्य सरकारों से एक ही अपील है, गुनाह गुनाह होता है,
खासकर महिलाओं के खिलाफ अपराध को लेकर सिलेक्टिव रिस्पांस वाली सोच से बचना चाहिए। राज्य कोई भी हो, अगर क्राइम हुआ है, महिलाओं का अपमान हुआ है, तो इसे पार्टी लाइन से ऊपर उठकर इसकी मुखालफत करनी चाहिए। इकट्ठे होकर सत्ता और विपक्ष का चश्मा उतारकर महिलाओं के साथ ऐसे सलूक करने वालों को सजा मिलनी चाहिए। ये हमें सुनिश्चित करना होगा। आज के एक्सक्लूसिव में बात उन छात्रों की जो डॉक्टर बनना चाहते हैं, अपना सपना पूरा करने के लिए यूक्रेन में पढ़ाई भी कर रहे थे, लेकिन जब जंग शुरू हुई तो वतन लौट आए। अब अपने ही देश में उनकी आंखों के आगे अंधेरा है। अंधेरा क्यों है? क्योंकि पढ़ाई आगे जो करनी है उसका रास्ता नजर नहीं आ रहा। जरा सोचिए उनके घर वालों के बारे में, अपने बच्चों को डॉक्टर बनाने के लिए जिन्होंने इतनी कुर्बानियां दी, सारी कमाई लुटा दी, किसी ने अपनी ज़मीन बेची, किसी ने घर बेचा, किसी ने अपनी प्रॉपर्टी बेची, लेकिन अब उम्मीद टूटती नजर आ रही है। बाहर बच्चा भेजना होता है आसानी से तो पढ़ाई हो नहीं जाती है, पैसे लगते हैं, फीस देनी पड़ती है। ये मुद्दा पब्लिक इंटरेस्ट का है, इसलिए हम ये उठा रहे हैं, क्योंकि सवाल 11,819 मेडिकल छात्रों के भविष्य का है। ये वो छात्र हैं जिन्हें यूनिवर्सिटी चेंज करने की परमिशन नहीं दी जा रही है। आज हम जंतर मंतर पर धरने पर बैठे इन छात्रों के हक में आवाज उठाएंगे, इनके भविष्य को लेकर सरकार से सवाल भी पूछेंगे, क्योंकि नियमों की जिस फांस में इनका भविष्य उलझा हुआ है वो गांठ सरकार ही खोल सकती है। सरकार के पास ही सारे मर्ज के इलाज होते हैं, ये मर्ज भी सरकार ही ठीक कर सकती है। मेरे फादर हार्ट पेशेंट है, तो उन्हें 2 बार अटैक भी आ चुका है। उन्होंने लोन लिया, फिर मुझे भेजा, 5 साल बाद डॉक्टर बन के आएगी। लोगों की जान को बहुत खतरा है, हम लोग वहाँ जा नहीं सकते, अपनी पढ़ाई नहीं कर सकते हैं, और जाएंगे भी तो ऐसे देश में कैसे पढ़ पाएंगे। हमारा आगे का कुछ पता नहीं, इतना अनसर्टेनिटी में हम हर पल जी रहे हैं, हम, हमारे पेरेंट्स। मैं सरकार से यही कहना चाहती हूँ कि एक टाइम के लिए हम लोगों को रिलैक्सेशन दे और हम लोगों के लिए ट्रांसफ़र परमिट करें। कोई हरियाणा से तो कोई बिहार से, एक सी उम्र और सपने भी एक जैसे। दुर्भाग्य ये कि इन सपनों के टूटने की कहानी भी एक ही जैसी है। अरमान था कि पढ़ लिख कर डॉक्टर बनेंगे। ये सपना पूरा करने के लिए घर वालों ने पाई पाई जोड़ी। किसी ने कर्ज लिया, किसी ने उधार मांगा, तो किसी ने जीवन भर की कमाई लगा दी। पढ़ाई के लिए अपने बच्चों को यूक्रेन भेजा, लेकिन रूस यूक्रेन जंग ने सारे सपने खाक कर दिए। एमबीबीएस की पढ़ाई बीच में ही अटक गई। उम्मीद के आखिरी रास्ते में भी कानून का रोड़ा आ चुका है। जो बाधा बन रही है वो है FMGL 2021 रेगुलेशन। इस रूल के अकॉर्डिंग हम जिस यूनिवर्सिटी से पढ़ाई कर रहे हैं उसमें पूरा कोर्स हमें वहीं से ख़त्म करना होगा। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो हमारी डिग्री जो है इनवैलिड कर देगी इंडिया में। और जो है हम अभी वहाँ वापस जा नहीं सकते हैं, क्योंकि वहाँ वार चल रही है, मार्शल लॉ लगी हुई है। ये फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट लाइसेंशिएट यानी PMGL 2021 बैच के छात्र हैं, जो कोर्स के बीच में यूनिवर्सिटी चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि कानून इसकी इजाजत नहीं देता। ये किसी दूसरे सेफ कंट्री में ट्रांसफर चाहते हैं, लेकिन एक पेंच यहाँ भी आड़े आ रहा है। मैं सरकार से यही कहना चाहती हूँ कि एक टाइम के लिए हम लोगों को रिलैक्सेशन दे और हम लोगों के लिए ट्रांसफ़र परमिट करें। कोई भी सुरक्षित देश जो है वहाँ हम लोग ट्रांसफ़र लेकर के जाएंगे, जहाँ तक कि हम लोग अपना पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकें। अब अपनी पढ़ाई मुकम्मल करने की फरियाद लेकर ये छात्र कहाँ जाते हैं, इसके बारे में आपको विस्तार से बताते हैं। नेशनल मेडिकल कमीशन को भी हम लोगों ने पत्र लिखा, ईमेल लिखा, सब कुछ लिखा, लेकिन वो उन्हें कोई प्रॉपर सॉल्यूशन नहीं दिया, ना कोई जवाब दिया। इस मिनिस्ट्री जाओ, उस मिनिस्ट्री जाओ, वहाँ अगर हम कॉल करते हैं तो बोलते हैं हमारे अंडर नहीं है, इसमें अगर सरकार इंटरफेयर करेंगे तो ऊपर से ही कुछ होगा। एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री जाते हैं तो वो बोलते हैं हेल्थ मिनिस्ट्री जाओ, हेल्थ मिनिस्ट्री जाते हैं तो बोलते हैं NMC जाओ। इस तरह की बातें होती हैं। ये वही मेडिकल छात्र हैं जिन्हें मोदी सरकार ने यूक्रेन के वॉर जोन से बचाया था। जिंदगी तो बच गई, लेकिन करियर दांव पर है। बचेगा या नहीं, इसकी भी फिलहाल कोई गारंटी नहीं।
26 फरवरी 2022 की तारीख आप भूले नहीं होंगे। उसी दिन रूस और यूक्रेन का युद्ध शुरू हुआ था और भारत सरकार ने भी उसी दिन यूक्रेन से अपने नागरिकों को सुरक्षित निकालने के लिए ऑपरेशन गंगा लॉन्च किया था। इसी ऑपरेशन में जो लोग वापस आए थे उन ये तमाम लोगों की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। केंद्र सरकार ने यूक्रेन से 15,783 मेडिकल छात्रों की वतन वापसी करवाई थी। इसमें से 3,964 मेडिकल छात्र ऐसे हैं जिन्हें दूसरी यूनिवर्सिटी में दाखिले की इजाजत मिल गई है। 3,000 से कुछ ज्यादा, लेकिन 11,819 छात्र ऐसे बचे हैं जिन्हें यूनिवर्सिटी चेंज करने की परमिशन नहीं मिल रही है। सवाल अब यह है कि यूनिवर्सिटी बदलने की परमिशन सभी छात्रों को क्यों नहीं दी गई। आप भी यही सोच रहे होंगे 3 को क्यों, 11 को क्यों नहीं। जवाब नेशनल मेडिकल कमीशन ने 2021 वाले गजट नोटिफिकेशन में दिया था। इस नोटिफिकेशन के जरिए 18 नवंबर 2021 से एकेडमिक ट्रांसफर प्रोग्राम पर रोक लगा दी गई थी। मतलब ये कि जिन छात्रों ने 18 नवंबर 2021 के बाद विदेशी मेडिकल कॉलेज में दाखिला लिया है वो कोर्स बीच में यूनिवर्सिटी चेंज नहीं कर सकते, यानी कोर्स के बीच यूनिवर्सिटी नहीं बदलेंगे। वैसे सरकार ने 2010 में भी एक नोटिफिकेशन जारी किया था, आज से 12-13 साल पहले। इसमें भी 2021 जैसी ही पाबंदियां लगाई गई थी। इसके पॉइंट नंबर 4 में वैसी ही बातें लिखी गई थी जो 2021 वाले नोटिफिकेशन में हैं, यानी छात्रों को कोर्स के बीच में यूनिवर्सिटी चेंज करने की परमिशन उस वक्त भी नहीं थी। लेकिन 2014 में क्या हुआ, क्रीमिया युद्ध हुआ। क्रीमिया युद्ध में फिर यही समस्या खड़ी हुई थी। तब वहां से लौटे जो वापस आए थे हमारे देश में मेडिकल छात्र, उनको यूनिवर्सिटी चेंज करने की सुविधा दी गई। यह एक बार पहले हो चुका है। क्रीमिया युद्ध के चलते लौटे मेडिकल छात्रों को छूट देने के लिए 2016 में एक गजट नोटिफिकेशन जारी किया गया था। सुन लीजिए, एक गजट नोटिफिकेशन जारी हुआ था 15 जनवरी 2016 को जारी हुआ था ये नोटिफिकेशन। और इसका पूरा मजमून फटाफट आपके सामने रख देते हैं, गौर कर लीजिए। जिसमें साफ लिखा है कि जहां केंद्र सरकार को युद्ध, सिविल उपद्रव, बगावत, आंतरिक युद्ध की स्थिति या ऐसी किसी स्थिति की सूचना दी जाती है जिसमें भारतीय नागरिक का जीवन संकट में हो, मतलब जान मुश्किल में हो, और ऐसी सूचना उस देश में स्थित भारतीय दूतावास के जरिए दी गई हो, तो परिषद विदेश में, यानी जो मेडिकल काउंसिल होती है, विदेश में स्थित उस संस्थान के चिकित्सा सुविधा प्राप्त करने की शर्त में छूट देगी, मिलेगी छूट। इसके संबंध में उस देश में स्थित भारतीय दूतावास से सूचना प्राप्त होनी चाहिए। लेकिन इसी नोटिफिकेशन के जरिए भारत लौटे मेडिकल छात्रों को नियमों में छूट दी जाए। सवाल यह है कि जब 2014 में भारत से लौटे छात्रों को नियमों में छूट दी जा सकती थी, तो 2022 में लौटे छात्रों को यह छूट क्यों नहीं दी जा सकती या क्यों नहीं मिल सकती, जबकि इस बारे में हालात तो 2014 में भी भयानक थे, क्रीमिया का युद्ध हुआ था। यह मैंने इसलिए बताया आपको, एक ब्रेक लेना है मुझे, लेकिन फटाफट बता दूं कि 16 वाला मसला इस बार भी कर दो, ताकि एमबीबीएस की पढ़ाई से जो परेशान छात्र हैं इनका जो है वो मसला सॉल्व हो जाए। सरकार से हमारी गुजारिश है, हम इसको फॉलो भी करेंगे। अब वक्त आपके कमेंट्स का है। शुक्रवार को हमने मणिपुर और कूनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश वाले में चीतों की हालत पर खबरें दिखाई थी आपको। इन पर आपने क्या कमेंट दिए अब वो देख लीजिए, आपको इंतजार रहता है इनका बेसब्री से। ये नसीर चौधरी लिखते हैं, मणिपुर के लिए केंद्र सरकार और मणिपुर सरकार दोनों जिम्मेदार हैं। शोएब भाई लिखते हैं, मणिपुर के बारे में सरकार से कड़क सवाल होने चाहिए। पूछ तो रहे हैं भाई साहब। ये आगे डॉक्टर साहब क्या लिखते हैं, वीरेंद्र जी, पटियाल साहब, मुझे तो लगता है कि हमारे देश का वातावरण और जलवायु चीतों के अनुकूल नहीं है। बेहतर सुविधाएं हैं, फिर भी उन्हें यहाँ की आबो हवा रास नहीं आ रही। आपका सुझाव मान लिया, देख भी लिया होगा। ऐसे ही कमेंट करते रहिएगा। बहुत सारे कमेंट हमें आते भी हैं वैसे, लेकिन हम नॉर्मली उतने की दिखा पाते हैं, समय की कमी होती है। लेकिन आप ऐसे ही करते रहिए, बने रहिए पब्लिक इंटरेस्ट में हमारे साथ। याद है ना, 21 जुलाई को मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क के चीतों पर खबर दिखाई थी आपको। यह भी बताया था कि रेडियो कॉलर यहां जो बांधा जाता है
किस तरह से चीतों की जिंदगी पर भारी पड़ रहा है। हमने कहा था पट्टा जिसकी वजह से साख पर लग रहा है बट्टा, उसी पट्टे की बात कर रहा हूं। अब इस मामले में नया डेवलपमेंट हुआ है और वो ये है कि हमारे खबर दिखाने के बाद 6 चीतों के रेडियो कॉलर हटा दिए जाएंगे। इसमें से 2 की गर्दन में इंफेक्शन हो चुका है, चीतों की गर्दन में इंफेक्शन। इसकी वजह से ही इन कॉलर को पहनाने के लिए मना किया जा रहा है। हालांकि इससे सब कुछ लोकेट किया जाता है कि कहां वो जा रहा है, जीपीएस भी लगा जाता रहता है और ये सब तमाम चीजें होती हैं। आज शो में इतना ही। अब आपको लग रहा होगा कि पब्लिक इंटरेस्ट में ये तो जा रहा है, लेकिन मैं कल फिर आऊंगा। ऐसी तो बात है नहीं कि चला जाऊंगा, लेकिन जो कुछ आज आपने देखा, चाहे वो MBBS वाली खबर हो, चाहे वो मणिपुर की हिंसा वाली खबर हो, इस पे फीडबैक यही मुझे मिलना चाहिए। और मैं वादा करता हूं कि आपका नाम भी यहां चलेगा। आपका फीडबैक हमारा मनोबल बढ़ाता है। ये रिश्ता बने रहना चाहिए, ये टूटना नहीं चाहिए। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। कल 9 बजे आपका टाइम फिर आएगा। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।